हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुत्सु नो रोकुनिन की मांगा का एपिसोड नंबर 21, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन और जुन दोनों आपस में आमने सामने बंधे रहते हैं और क्यों कहता है चलो स्टार्ट करो रॉक पेपर सीजर। जिसके बाद दोनों के दोनों रॉक पेपर सीजर स्टार्ट करते हैं और दोनों के दोनों निकालते हैं साथ में सीजर। और जो शिगोकू रहता है वो कहता है अरे यार, इन दोनों ने फाइनली कुछ ऐसा तो निकाला जिसकी वजह से ये दोनों टाई हो गए। क्या करें, ये क्या बकवास है, मुझे माफ करना, मैं अब इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता। और वो बड़े मज़े में जैसा बोल रहा होता है, जिसपे जो सुन रहता है उसको देखते हुए जुन कहता है उरुमा उरुमा मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं नहीं मरना चाहता। और वो उल्टी कर देता है ऐसा बोलते बोलते। और जो शिगोकू ने मतलब जो जुन सुन रहता है वो कहता है कि ये सारी की सारी गलती जुन की नहीं है, आखिरकार शिगोकू जो है इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और ये बंदा जिसने मुझे पकड़ रखा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कोई तरीका नहीं जिससे मैं काकेरू को संभाल सकूं या बचा सकूं। फिर शिगोकू जो रहता है वो कहता है चलो एक और बार ये सारी चीज़ें स्टार्ट करो। जो सुन रहता है वो कहता है शिट यार, फिर से मैं क्या करूं और आखिरकार मैं कैसे बचाऊं काकेरू को उसको चाकू लगने से। मैं इस बंदे से दूर भी नहीं जा पा रहा, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद शुन निकाल लेता है सीजर और शुन हार जाता है सीजर निकालने के बाद। जिसके बाद जो अंधो रहता है वो निकालता है चेन और उसको स्टार्ट कर देता है और कहता है अब ये बारी है मरने की। और वो काकेरू को मारने के लिए जाने लग जाता है, जहाँ पे शुन बहुत ज़्यादा झटपटाने लगता है, कहता है रुक जाओ। और वो बंदा मिगुल उसको नहीं छोड़ता, पर जो मिगुल रहता है उसकी आंख फोड़ देता है शुन और कहता है ये सारी की सारी चीज़ें मुझे ये सब जल्द रोकनी होगी। पर जो मिगुल रहता है वो उसे तब भी नहीं छोड़ता और कहता है हे रिसर्चर्स, जाके क्योचान के ऑर्डर मानो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रखा है, जाओ उन्हें रोको और जाके काम करो। जिसपे जो रहता है शुन वो अभी भी तड़प रहा होता है कि कोई किसी तरीके से मैं बचा लूं, पर तभी अंधों को कोई मारता है और उसको फेंक देता है नीचे। और जिसके बाद शुन के दादाजी जो रहते हैं वहां पे आ जाते हैं और अंधो चिल्लाने लग जाता है। जो ग्रैम्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि यहाँ तबाही मचने वाली है। और जो अंधा रहता है वो पिट जाता है और नीचे पड़ा होता है और कहते हैं तू कौन है बे, और तू आखिरकार यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो तुझे चेन से बांधा था ना। तो जो रहते हैं दादाजी वो कहते हैं हाँ बिल्कुल चेन से बांधा था। और फिर हमें थोड़ा सा खून टपकता हुआ दिखाया जाता है। जिसके बाद जो दादाजी रहते हैं वो उसको भी दिखाया जाता है, वो चैन से बंधे हुए थे और वो सोच रहे होते हैं मैं इस जगह से कैसे निकलूं। शुन और जो काकेरू हैं उनकी जान भी खतरे में है। ये सब देखते हुए जो दादाजी रहते हैं वो कुछ खतरनाक करके यहाँ पे आ चुके होते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और आखिरकार काकेरू शुन उनको बचाने के लिए मुझे जाना होगा। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ पे चेन जो रहती है उसको देखते हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा ताकतवर चेन है, मैं इसको कट कर सकता हूँ क्या किसी चीज़ से। जहाँ पे से वो एक आरी भी उठाते हैं उसको काटने के लिए, पर वो चेन जो रहती है वो कटने वाली नहीं होती, मतलब कट नहीं रही होती, पता नहीं क्यों नहीं कट रही होती, शायद या तो आरी खराब है या फिर चेन ही कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जिसके बाद जो शुन के दादाजी जाते हैं वो अपने मुंह में एक लकड़ी रखते हैं ताकि वो चिल्लाए ना, और वो शुन काकेरू को याद करते हुए अपनी टांग ही काट डालते हैं। जिसके बाद जो जुन रहता है, जुन नहीं रहता, शुन जो रहता है वो तो अभी ये सारी चीज़ें देख के ही हैरान रहता है। और जो ग्रैम्स रहते हैं वो उठाते हैं काकेरू को और दूर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम क्या यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हो काकेरू। और वो जो बंदा रहता है हैंडसम वाला वो कहता है ये क्या हुआ, और ये बंदा इतनी तेज कैसे था। जिस पे जो अंधा रहता है वो कहता है तू वही है ना, और तूने अपनी टांगे काट ली, खुद का पैर काट लिया, आखिरकार ये चल क्या रहा है। और ग्रैम्स जो रहते हैं वो कहते हैं तुम सारे के सारे हरामजादे, तुम मेरे बच्चों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। जो उरुमा रहता है, उरुमा के ग्रैम्स आ चुके हैं और ये सारी की सारी बात देख के जो सारे बंदे रहते हैं उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। और जुन भी सोच रहा होता है, उरुमा के दादाजी। और काकेरू कहता है ग्रैम्स। जिसके बाद जो अंदर रहता है वो कहता है कि तूने अपने खुद का टांग काट लिया, इससे तो तू है खुद ही डिसएडवांटेज में चल रहा है बेहरामी। तुझे क्या लगता है हम इतने सारे हैं और तू अकेला होकर हमारा आ सकता है। तो जो काकेरू रहता है वो एक जगह पे बैठ जाता है और कहता है काकेरू से दादाजी कि हे तुम यहीं रुकना, मेरा इंतजार करना। जो शिगोकू रहता है वो कहता है हे ऐसा एक बूढ़ा आदमी, चलो देखते हैं इसकी लड़ाई कैसी होगी, मजा आएगा ये सब देखने में। जिस पे जो दादाजी रहते हैं वो कहते हैं कि अरे ये सब तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, मैं तो इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा भी नहीं आएगा। जिसके बाद वो कहते हैं अरे यार ये शुन भी पता नहीं कैसे फंस गया, चलो पहले मुझे इसी को समझाना पड़ेगा और इसी को बचाना होगा। जिसके बाद जाते हैं दादाजी उसके पास और जाके पता नहीं कुछ तो करते हैं, और कुछ करने के बाद ही जो रहता है अंधा नहीं, ये मिगुल, इसके हाथ पैर जो रहते हैं वो फ्रीज टाइप के हो जाते हैं और वो ढंग से हिला भी नहीं पा रहा होता हाथ अपने, और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है कि उसके हाथ हिल जाए, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता।
जिसके बाद जो मिगुल रहता है उसके हाथों से छूटता है उरुमा और कहता है कि चलो ठीक है, मजा आ गया। और वो हैंडसम वाला बंदा चिल्ला रहा होता है, मिगुल हरामी, तू वहां खड़े होके देख क्या रहा है, जा उसे पकड़। और मिगुल जो रहता है वो थोड़ा सा खांसता खांसता भी है और शुन भी खांस रहा होता है बेवकूफों की तरह। और जो मिगुल रहता है वो अभी भी सोच रहा होता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिगुल है वो एकदम से हिलता है और फुल स्पीड में भागने लग जाता है दादाजी की तरफ। पर दादाजी एक और कुछ करते हैं और दोबारा से जो मिगुल रहता है वो पीछे पे चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है उसकी जो गर्दन है वहां से खून आने लग जाता है और मिगुल कहता है यहाँ क्या चल रहा है। सारे लोग डर जाते हैं कि मिगुल के साथ क्या हुआ ये। दादाजी जो रहते हैं उनका अब ऑरा बहुत ज्यादा ही प्लस में जा चुका है, इतना प्लस में जा चुका है कि उन्होंने एक तगड़ी सी टेक्निक का दिखाई है यहाँ पे जिसका नाम है वेन एक्सट्रैक्शन। और इस टेक्निक से उन्होंने गर्दन की एक वेन को उखाड़ डाला है, जिसकी वजह से जो मिगुल है वो अब कुछ करने लायक नहीं रहा है, वो जाके मर चुका है। जो अंदाव रहता है उसको समझ आ जाता है ये वेन एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये कित्यामी कॉप्स का सर्वाइवर है। तो यहाँ पे कुछ बंदे अभी भी हैं जो इस चीज को जानते हैं और ऐसा कहते हैं फिर दादाजी। जिसके बाद जो काकिरू रहता है उसके सामने आ जाते हैं दादाजी और शुन दोनों के दोनों। दूसरी तरफ जो रहती है तो वो ढूंढ रही होती है जीपीएस, वो भी अनजाई का। अनजाई का जीपीएस ढूंढते ढूंढते वो सोच रही होती है ये तो वही शुन के दादाजी का पहाड़ है ना। अरे मतलब शुन के दादाजी का पहाड़ से मेरा मतलब है शुन के दादाजी की प्रॉपर्टी वाला पहाड़। शुन के दादाजी का पहाड़ तो पता नहीं कहाँ होगा, दादाजी के पास होगा और कहाँ होगा। जो रहती है तो वो कहती है हाँ वैसे जो भी कहो अंजाई डिसअपेयर हो गया, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था शुन के उन्हीं पुलिस के पीछे और उसको लगता है कि शुन जो है उसको बहुत ज्यादा तंग करा गया है इसलिए, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। मुझे नहीं लगता उरुमा उसको जान से मार सकता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर अंजाई इसी जगह से गायब हुआ है, उरुमा से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पे है। एक शेड, क्या यहाँ पे कुछ मिलेगा मुझे? और वो अंदर जाके पूरी जगह लेट के घोड़ी बन के पता नहीं कैसे कैसे करके ढूंढती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो दीवार पे टांग रखती है तो वो जगह से मुड़ जाती है और वो कहती है शिट मैंने इसे तोड़ दिया। पर वहां पे उसे एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है और उसको वो उठाती है। उसमें से आवाज आती है कि मैं उरुमा के फैमिली माउंटेन की प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ और ये है 11 सितंबर। यहाँ पे उरुमा जो है उसका नेक्स्ट टारगेट होगा कुगा दाइची। और हाँ मैं अभी इन्वेस्टिगेशन की मिडल में हूँ, मुझे लगता है ये सारी चीजें उरुमा कर रहा है। और ये जो स्मॉल सा माउंटेन है इस जगह से बहुत ज्यादा ही कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थी और ये जो आवाजें हैं ये एक शेड से आ रही हैं। हाँ इस माउंटेन पे शेड है उससे आ रही हैं और लगता है यहाँ कोई है भी। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा बेकार फीलिंग्स आ रही हैं पर मुझे चेक करना होगा। और अगर मैं किसी भी डेंजर में पड़ता हूँ तो मैं इस वाले जो वॉइस रिकॉर्डर है इसे मैं यहीं पे रख दूंगा और जिसको भी मिलेगा वो मेरी बात सुन सकता है। मैं अब डोर खोल रहा हूँ। शुनकुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज ये सब छोड़ दो, मेरे साथ आओ, तुम दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हो। फिर शुन कहता है मुझे अभी भी किसी को मारना है, मुझे अभी भी एक इंसान को जान से मारना है। और जिसके बाद शुन खत्म कर देता है अंजाई का खेल वॉइस रिकॉर्डर के अंदर, क्योंकि अंजाई तो पहले ही मर चुका है। जिसके बाद ओतो को पता चल जाता है कि अंजाई को शुन नहीं मारा है और वो आ जाती है भाग के पुलिस स्टेशन, जहाँ पे जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं हे ओतो तू ये सारी चीज छोड़, पहले मेरी बात सुन। जो हाशिदा एलिमेंट्री स्कूल है वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं और ऐसा नहीं लगता कि वहां पे कोई भूत वूत की कहानी चल रही है, कुछ अजीब ही चल रहा है वहां पे, जाके देखो। और जो तो रहती है उसे समझ आ जाता है हाशिदा एलिमेंट्री तो वही स्कूल है जहाँ पे उरुमा था। जिसके बाद हमें थोड़ा सा ग्रैंडफादर के शुन के दादाजी का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। शुन के दादाजी की जो स्पेशलिटी थी वो थी लोगों को जान से मार देना। 1943 के टाइम पे जो कित्यामी कॉप्स थी उसके एक मेंबर थे शुन के दादाजी और वो बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से लोगों को जान से मार सकते थे। उनकी लड़ाई करने की टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि सामने अगर कोई भी क्यों ना हो, सामने 100 बंदे भी क्यों ना हो, किसी को भी पेल सकते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक अच्छे तरीके से शादी करी, जिसके बाद उनका एक बच्चा भी हुआ। पर वो एक अच्छे बाप नहीं बन पाए क्योंकि जो शुन के दादाजी थे वो बहुत ज्यादा डरावने से थे और जिस वजह से शुन के जो पापा थे वो नहीं चाहते थे कभी कि शुन के दादाजी उनके स्कूल कभी जाएं, क्योंकि जो शुन के दादाजी थे वो बहुत ज्यादा डरावने थे और उससे सबको डर लग जाएगा। इस वजह से शुन के पापा ने कभी नहीं चाहा कि ना वो उसके स्कूल जाएं और ना कहीं भी। तो जो शुन की मम्मी रहती हैं मतलब दादी, वो कहती है पर तुम्हारे डैड क्यों नहीं आ सकते स्कूल? तो जो रहते हैं शुन के पापा वो कहते हैं कि हे अगर डैड आए तो वहां पे सारे के सारे लोग डर जाएंगे। जिसके बाद जो शुन के दादाजी रहते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि मैं इतना ज्यादा खो चुका था इन लड़ाइयों में, दंगों में और वॉर्स में कि मैं ये सारी चीजें भूल ही गया था मैं कैसा दिखता हूँ, लोग मेरे पास कैसे हैं, मैं ये भूल गया था कि मैं एक इंसान ही हूँ। मुझे लगा ये सारी चीजें ठीक हैं पर धीरे धीरे सारी चीजें
बेकार होती चली गई और फिर मैं अकेला पड़ गया। और फिर जो दादाजी रहते हैं शुन के, वो एक दिन कुछ काम कर रहे होते हैं अपने खेतों पे। वहाँ पे शुन और काकेरू आते हैं, जिन्हें देख के उसके दादाजी कहते हैं, शुन और काकेरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम मेरे पास आए हो तो वो मेरे ऊपर पागल हो जाएंगे, मुझे बहुत सुनाएंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। जिसके बाद शुन के दादाजी उन्हें एक ऑरेंज तोड़ के देते हैं, और जब वो दोनों वो ऑरेंज खाते हैं तो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे ग्रैम्स आप तो बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, ये जो ऑरेंज है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत मजा आया मुझे इसे खा के। ग्रैम्स वाओ, मुझे तो लगता है मुझे बहुत ज्यादा ऑरेंज खाने चाहिए अभी, और आपको एक ऑरेंज फार्मर बन जाना चाहिए दादाजी, क्यों है ना? तो दादाजी जाते हैं, वो ये सारी चीजें सुन के बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये सारी की सारी जिंदगी मेरी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मुझे ऐसी चीजें कभी भी फील नहीं हुई। मुझे लग रहा था मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ। मेरे दिल में बहुत सालों से एक छेद भी हो चुका था, ऐसा छेद था जो कोई भी नहीं भर सकता था। पर ये जो चीजें अभी अभी कहीं इन दोनों ने वो छेद एक बार में ही भर दिया। और फिर उसके बाद एक ट्रेजेडी घटी, जिसमें शुन जो था वो बदला लेना चाहता था उन सारे के सारे हरामजादों से जिन्होंने भी शुन के माता पिता को मारा, और मैं उसकी आंखों में वही खून देख पा रहा था। और मैं ये नहीं चाहता था कि वो भी वैसे ही मेरी तरह एक गलत पाथ पर चला जाए। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उसको और ज़्यादा बढ़ना सिखाऊं, यानी कि मैं उसको सिखाऊं कैसे लड़ा जाता है, ताकि वो और ज़्यादा ये चीज़ें ना कर पाए, मतलब बुरी चीज़ें ना करे, ताकि उसके मन में कोई रिग्रेट ना रहे कि उसने लोगों को जान से मारा। शुन के दादाजी ने उसे इस बात की भी टेक्निक दी है ताकि वो मन में बोझ ना रखे इन सारी चीज़ों का। जो दादाजी रहते हैं शुन के, वो मिगुल को पेड़ डालते हैं और सारे लोग कह रहे होते हैं, उसने मिगुल को मार डाला, हे हरामी बुड्ढे, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? जो अंदाज़ रहता है वो कहता है कि पैसिफिक वॉर के दौरान यहाँ पे कोई था, एक यूनिट थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो अनबिलीवेबल थी, वो जहाँ जाती वहाँ से जीत के ही वापस आती, ना वो डरती थी, ना उनके पास ताकत की कमी थी, वो जो चाहे कर सकती थी। उनके पास इतनी ताकत थी कि दुनिया में उन्हें कोई भी रोकने वाली चीज़ नहीं थी। वो जो मिशन पे जाते हमेशा कंप्लीट करके आते। कित्यामी कॉप्स, और ये उसी कॉप्स का एक सर्वाइवर है, जिसपे जो रहता है वो हैंडसम बंदा, वो कहता है क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। और जो रहता है शुन, वो पूछता है दादाजी से, दादाजी आपका पैर ठीक है क्या? अबे भाई दादाजी का पैर कट गया, ठीक कैसे होगा भाई, ये तो सोच। जिसपे जो दादाजी रहते हैं वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, और बस मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बस चलने में थोड़ी सी दिक्कत ही हो रही है, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी है, पैर ही तो है, कट गया तो कट गया। और शुन जो रहता है वो कहता है मैं समझ गया, काकेरू क्या तुम यहाँ आ सकते हो थोड़ी देर टाइम के लिए? और जो शुन रहता है वो सोच रहा होता है, मुझे अभी जुन को भी बचाना है, मुझे अभी जुन को भी बचाना पड़ेगा। शुन पीछे मुड़ के देख ही रोता है, पर तभी जो रहती है मोमो की, वो आती है और उठा लेती है काकेरू को और भाग जाती है। जो काकेरू रहता है वो चिल्ला भी रहा होता है, बड़े भाई, और ऐसे कर रहा होता है। जो क्यों रहता है वो कहता है चलो फिर अब गेम को कंटिन्यू करो हरामजादू, और वो हंसने लग जाता है। जिसपे शुन कहता है आखिर तू किस चीज पे हंस रहा है, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है बे हरामी क्यों? और जो क्यों रहता है वो कहता है बहुत आसान था तुम्हें बहकाना, और तुम्हें पता है जो भी चीज़ तुमने यहाँ तक करी, मैंने जो भी चीज़ यहाँ पे तुम्हारे लिए करी, और तुमने जो भी चीज़ यहाँ पे करी, वो सारी चीज़ें देख के मुझे मज़ा आया, पर मैंने इतना ज़्यादा क्रूल बनना पड़ा, मुझे इतना बड़े काम करने पड़े, और तुम एक मर्डर बन चुके हो। अब तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम अपनी शक्ल देखो, ये एक मर्डरर का फेस है, पर मुझे अभी और इन्जॉयमेंट चाहिए। जो सब तुमने करा वो देख के मुझे मज़ा आ रहा था, चलो फिर मैं और इन्जॉय करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए, अपने आप को इन्जॉयमेंट दिलाने के लिए स्पोर्ट्स, वर्क्स, प्ले, मर्डर, रेप और जीतना, ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट अब तुम हो जो मुझे मज़ा दिलाने वाले हो, फन करवाने वाले हो। अगर तुम नेक्स्ट गेम जीतते हो तो मैं काकेरू और जुन दोनों की जान बख्श दूंगा। तो मैं क्या कर, अब तुम क्या करने वाले हो? जिस पे जो अंदाव रहता है वो कहता है क्यों चान प्लीज मुझे खेलने दो इस बार, और मैं उस बुढ़े के साथ खेलना चाहूंगा, चलो करते हैं। जिसके बाद जो अंदाव रहता है उसको जाने देता है क्यों, और कहता है कि ठीक है जाओ तुम। और जो अंदाव रहता है वो कहता है कि ये मस्त है और ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया सुनाई दे रहा है। ग्रैम्स के पास एक ही पैर है और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे, चलो फिर वो बूढ़े भी हैं, और मतलब कि दादाजी के पास ज़्यादा ताकत है। और ये भाई कैसा हिसाब हुआ भाई, बूढ़े आदमी के सामने एक ऐसे बंदे को भेज रहे हो जो चेन सो लेके आ रहा है लड़ने। जिसके बाद जो क्यों रहता है वो कहता है अब मज़ा आएगा, ये चलो देखते हैं कौन मरता है। और जिसके बाद जो क्यों रहता है वो मज़े लेने लग जाता है, और शुन कहता है ये एक चेनसो यूज़ कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता ये बेकार बात है? तो जो अंदर रहता है वो कहता है क्या
तुझे क्या लगता है इसमें क्या बुरा है? कुछ भी बुरा नहीं है। मैं तुझे जितना भी पेन दे सकता हूँ, जिस भी तरीके से दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ें यूज़ करूँगा। मैं कुछ भी करूँगा तुझे दर्द देने के लिए। ये मेरा तरीका है मज़े करने का, यहाँ से मुझे मज़ा मिलता है, समझा? और शुन सोच रहा होता है इस बंदे के साथ कुछ तो गलत है। और जो रहता है अंदर वो कहता है एक लेजेंडरी कित्यामी कॉप्स के आदमी को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और दादाजी पे बहुत हमले करता है, पर घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता दादाजी का, उल्टा खुद ही मार खा लेता है बहुत बुरी तरीके से। और शुन सोच रहा होता है कि दादाजी अभी इतना काफ़ी नहीं है इस बंदे को लिटाने के लिए, यानी कि मारने के लिए। तो जो रहता है अंदर वो सोच रहा होता है आखिरकार इसके पास क्या हो रहा है, मैं इसके पास जा भी नहीं पा रहा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और फिर अंदाव जो रहता है वो अब 3 साल पहले की बात बताने लग जाता है कि वो एक बैटलफील्ड में था, वो भी एक सोल्जर था, वो लोगों को मार देता था जान से गोली से, पर उसको ये चीज़ आज तक एक्साइट नहीं करी। फिर वो क्यों से मिला, और क्यों से मिलने के बाद क्यों ने उसे बताया कैसे मजे करे जाएं। उसने लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के लोगों को तड़पा तड़पा के मजे लेना सीखा। और वो बस यही चाहता था कि लोग, मतलब जो लोग उससे कमज़ोर हैं, उन्हें तड़पाया जाए और मज़ा करा जाए, बस यही था उसका मज़ा। और उसे बहुत ज़्यादा नफरत है ताकतवर लोगों से, क्योंकि ताकतवर लोग उसे हरा सकते हैं इसलिए। जिसके बाद जो मोमोकी रहती है उसने पकड़ रखा था अभी भी काकेरू को, और वहाँ पे अंदाओ आ जाता है काकेरू के पास, जहाँ पे शुन कहता है हे उसको छोड़ दो, वो नहीं, उसके साथ ऐसा मत करो। पर बीच में दादाजी आ जाते हैं और दादाजी अपने ऊपर ले लेते हैं वो वाला वार। जिसके बाद दादाजी की भी ऐसी तैसी हो जाती है, यानी कि वो भी मर जाते हैं, लगभग अधमरी हालत में रहते हैं। और जाके शुन जो रहता है उन्हें गले लगा देता है और कहता है दादाजी दादाजी। और जो रहते हैं शुन के दादाजी वो कहते हैं शुन तुम्हें पता है मेरी एग्जिस्टेंस पहली बार मुझे कब फील हुई थी, जब मेरे कनेक्शंस बने किसी के साथ, तुम्हारे साथ। तुम्हारा शुक्रिया शुन, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं तुम्हारे और काकेरू के लिए मरा हूँ। और जिसके बाद जो काकेरू रहता है वो भी कहता है भले भाई। और जो काकेरू रहता है उसकी तरफ देखता है शुन, और तभी पीछे से क्यों आता है और काकेरू को भी मार डालता है और कहता है हे वो चीज़ भूलना मत, तुमने एक बुद्धा भी खो दिया है और अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ हो तब फिर से आ जाना, और मैं आज के लिए ये सारी चीज़ें यहीं पे बंद करके जा रहा हूँ। और जो क्यों रहता है वो सच में सुन का सब कुछ छीन चुका है, कानमे को भी, काकेरू को भी और उसके दादाजी को भी। और वो हैंडसम बंदा हंस रहा होता है और कहता है मुझे पता था कि ओशन बेस्ट है, क्या ही हैप्पी एंडिंग है, काकेरू मर गया, दादाजी मर गए, वो वाह वो हरामजादा भी मर गया, अब तू भी मरेगा बे हरामी, चल ले ले ले। और शुन के सर पे मारे जा रहा होता है बार बार और कहता है कि ओचान मजा आ गया, ये हरामी, ये बेवकूफ, इसे क्या लगता था कि ये कुछ कर सकता है हमारा कुछ भी नहीं कर सकता था, फिर भी आया ये पर शुन जो रहता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उठते ही उस बंदे की पूरी मुंह की स्किन एक साथ खींच के निकाल लेता है बाहर, वो भी नंगे हाथों से। और उसके बाद उसको जमीन पर पटक देता है सर के बल, एक ही हिट के साथ उसका काम खत्म कर देता है। जिसके बाद वो भागता है मोमोकी की तरफ और मोमोकी के सर में एक जोरदार लात मारता है और उसको बेहोश कर डालता है। फिर वो भागता है क्यों की तरफ चाकू लेके और उसको मारने ही वाला था, बीच में अंदाओ आ जाता है। और अंदाओ जो रहता है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक मिलिट्री मैन रह चुका है पहले भी। और जो रहता है कि वो कहता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है शुन, तुम्हारा चेहरा, अब मुझे फील आ रहा है जैसे तुम एक मर्डरर हो, मुझे मज़ा आ रहा है। और जो शुन रहता है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और क्यों कहता है पर तुम्हें पता है ये काफ़ी नहीं है मुझे मारने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट, वो ओल्ड मैन मारा गया, काकेरू मारा गया और आखिरकार मैं इतना दूर आ चुका हूँ। पर क्या डिसअपॉइंटमेंट है, शायद इतना काफ़ी नहीं था, तुम्हें और ज़्यादा तड़पाना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं कितने 7 समुंदर पार करने होंगे और पता नहीं क्या क्या करना होगा, पर कभी भी तुम मेरे तक नहीं पहुँच पाओगे। उस बूढ़े आदमी की जैसे गट्स चाहिए तुम्हें, तुम कभी भी वैसे नहीं बन सकते हरामी, और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे तक आ सको। पर जो सुन लेता है अब उसका भेजा खराब हो जाता है और दिमाग भी बहुत ज़्यादा पक जाता है उसका। वो उसके पास सडनली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ताकत आ जाती है, वो हाथ छुड़ाता है अंदो से और अंदो को एक देता है भर के, और अंदो जो रहता है वो दूर जाके गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो जाता है क्यों की तरफ दोबारा चाकू लेके और क्यों के डायरेक्ट मुंह पे वार करता है, क्योंकि थोड़े से बाल कट जाते हैं और आंख के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है। और शुन कहता है मैंने उसको मार दिया ये। पर तभी जो रहता है क्यों उसको बचाने आ जाता है अंदा और कहता है तुम सही हो ना क्यों चान।
और जो सुन रहता है वो चिल्ला रहा होता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। वैसे मैं चिल्ला भी नहीं सकता वरना मेरे घर के आसपास के सारे पड़ोसी मेरे घर के सामने इकट्ठे हो जाएंगे कि बे कैसे मार रहा है तू जान से। जो वो तो रहती है वो भी आ जाती है उसी जगह पे और कहती है ये तो उरुमा की आवाज़ है। और उरुमा जो रहता है वो कभी भी चिल्ला रहा होता है मैं मार डालूंगा तुम सबको जान से, और वो दोबारा से भागने ही वाला होता है। पर तभी वो कहता है अंधा कि चलो क्यों जान, यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है हमारे लिए क्योंकि पुलिस अब यहाँ पे आ चुकी है। और शिगोकू जो रहता है वहाँ से चलने लग जाता है और कहता है उरुमा मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, बाद में मिलूंगा, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। जिसके बाद शुन जो रहता है वो दादाजी और काकेरू के पास जाता है और उनके पास जाके बैठ जाता है। पर जो ओतो रहती है वो अंदर आते ही चिल्लाती है उरुमा कुन तुम अंदर, और जब वो अंदर का सीन देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या यहाँ क्या हुआ है। और जो पुलिस वाले रहते हैं वो कहते हैं चलो हम बैकअप बुला के लाते हैं। वहाँ पे काकेरू और शुन दोनों, मतलब काकेरू और दिग्राम्स उसके मरे पड़े रहते हैं और शुन ने उन दोनों को गोदी में लेटा रखा होता है अपनी। और वो तो आके पूछती है उरुमा क्या हुआ है उरुमा। और फिर उसके बाद वो उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालती है और कहती है तुम्हें अंडर अरेस्ट करा जाता है अंजाई जिनीची की डेथ के लिए, तुमने उसको जान से मारा है। जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ते हैं और ले जाते हैं वैन में। और शुन फिर वही बात दोहराता है जो उसने फर्स्ट चैप्टर में बोली थी, ये दुनिया बहुत ज़्यादा धुंधली है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अभी क्लियर नज़र आ रही है वो ये है कि वो लोग जो अच्छे हैं और वो लोग जो बुरे हैं। जिसके बाद हमें न्यूज़ में भी दिखाया जाता है, सब जगह बात हो रही होती है शुन की स्कूल में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे शुन के स्कूल वाले, यहाँ तक कि जो आज़ुमा रहती है वो भी ये सारी की सारी चीज़ें सुन पा रही होती है। और जो ओतो रहती है वो भी सुन पा रही होती है और बताती है कि जो शुन है वो पूरे के पूरे एक हफ्ते से शांत है, उसने कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ पे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो मैं जानना चाहती हूँ पर उरुमा कुछ तो नहीं बोल रहा, क्या करूँ मैं। शुन प्लीज अब तुम हार मान लो और कुछ बोलो, तुम बताओ तुम क्या कहोगे अब। वो जो चाकू था उसमें तुम्हारी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पाए गए हैं और तुम्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिए जाओगे अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने वाले हो? क्या कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ ये करा या फिर उन्हीं लोगों ने ये सब करा जिन्होंने पहले ही तुम्हारे साथ करा था गलत? तुम कभी भी कुछ भी बोल सकते हो मुझसे, पर हाँ कुछ भी हो कैसा भी हो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली जो तुमने अंजाई के साथ करा। और हाँ इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं अब चलती हूँ, मुझे माफ़ करना। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे जो शुन रहता है वो आ जाता है कोर्ट में और सारे के सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं उसे कि तुम बोलो कुछ, पर शुन अभी भी नहीं बोलता और फिर उसको 5 साल की जेल दे दी जाती है। जिसके बाद ओतो जो रहती है वो जाती है शुन के घर पे जहाँ पे शुन का घर जला पड़ा रहता है और वो कहती है मुझे यहाँ पे आके कुछ तो समझना होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। पर वहाँ पे वो अंजाई को मतलब आज़ुमा को भी देखती है और आज़ुमा को देख के वो पूछती है उससे हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे क्यों हो? मैं हूँ एक डिटेक्टिव और तुम वही उरुमा के स्कूल से हो ना, क्यों? अगर तुम कुछ भी जानते हो तुम बता सकते हो। पर आज़ुमा भागने लग जाती है और कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो जो रहती है वो कहती है सनकोजी, हिकुगा, शिराकावा, जुन, कानमे, ये सारे के सारे लोग तुम्हारे स्कूल से ही थे ना? अगर इनके बीच में तुम्हें कुछ भी कनेक्शन पता है, अगर तुम चाहती हो मुझे बताना तो तुम मुझे बता सकती हो। जो आज़ुमा रहती है वो कहती है मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर मैं उरुमा में पर बिलीव करती हूँ, उस पर भरोसा करती हूँ। और भाई एक ऐसी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, पर नहीं है कोई बात नहीं। जो आज़ुमा रहती है वो वहाँ से भाग जाती है और जो क्यों अपनी ओतो रहती है वो अब जाती है गायब हो जाती है गायब। जहाँ पे शुन जो रहता है वो जेल में बैठा रहता है और सोच रहा होता है ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई क्योंकि मैं कमज़ोर था, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनने की ज़रूरत है, ताकतवर और ज़्यादा ताकतवर। जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रहती है आज़ुमा वो यूनिवर्सिटी में आ चुकी होती है और पीछे से उसकी दोस्त मोने उसको देखती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और दोबारा से पहले चैप्टर की तरह, पहले नहीं शायद दूसरे चैप्टर की तरह, उसके सर में बैग फेंक के मारती है और कहती है हे आज़ुमा चिज़ुरू। और जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है तुम क्या कर रही हो, तुमने मुझे डरा डाला है। और फिर उसके बाद जो आज़ुमा रहती है उसके आसपास लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है क्या, एक चीज़ तुम्हें पता है, यहाँ पे कोई जुजिका-सान करके एक अकाउंट है जिनसे हम कुछ भी मांगे वो लोग हमारी विशेष फुलफिल करते हैं। और देखो यहाँ पे एक कलर्ड पेज भी दिखाया गया है 89 चैप्टर पे, पता नहीं क्यों, जहाँ पे 6 नंबर पे शुन खड़ा है और 4th पे शिगोकू, 5th खाली है। और ये दोनों ये चारों के चारों पता नहीं यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो मुझे क्या। जो आज़ुमा रहती है वो क्लास में सो रही होती है और मोने आके उसको जगाती है हे चिज़ुरू चलो उठ जा, चल रहे हैं घर। जिसके बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं और फिर चिज़ुरू जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो 20 साल की हो चुकी है, 2nd ईयर में आ चुकी है कॉलेज में, हमेशा सोती रहती है, लेट हो जाती है, क्लब एक्टिविटीज़ में पार्ट कर लेती है, बहुत बार हारती भी
रहती है, उसका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, पर अभी वो अच्छा जिंदगी जी रही है। उसको कई बार उरुमा की याद भी आ जाती है, पर 5 सालों तक से अभी भी वो उरुमा को नहीं भूली है, अभी भी उसका प्यार बिल्कुल सच्चा का सच्चा है। और जिसके बाद जो आजुमा रहती है, उसके बारे में इतना तगड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद एक आदमी मतलब एक लड़का आता है उसके पास और आके आजुमा को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अपना नंबर दो। तो आजुमा उसको दे भी देती है अपना नंबर। और जो रहती है पीछे उसकी दोस्त मोने, वो चिल्लाने लग जाती है, हे मुझसे तू शर्त लगा ले, तूने पक्का जुजी का सान से कहा होगा कि वो तुम्हें फेमस कर दे, क्यों है ना? तो जो रहती है आजुमा कहती है, नहीं भाई, मैं क्यों फेमस हूँ, मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। और फिर वो दोनों जाकर ट्रेन स्टेशन पर बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों कुछ रैंडम सी बातें कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पे भी एक लड़का आता है और प्रपोज कर देता है आजुमा को और कहता है, जब से मैं तुमको पहले दिन से देखा है, जब मैंने तुम्हें देखा था पहले दिन स्कूल में, तब से ही मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, प्लीज ये ले लो और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो। जिसके बाद आजुमा उसको ले लेती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती और फिर से मोनो चिल्लाती है, क्या तुमने पक्का जुजी का सामने ये कहा था ना कि एक माइनर के साथ तुम्हारा टाका भिड़ जाए? पर जो आजुमा रहती है वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, पर आज के दिन कुछ खास अच्छा नहीं था, मैं क्या करूं? जिसके बाद वो जो रहती है वो पहुंच जाती है अपने काम की जगह पे, जहाँ वो काम कर रही होती है। और इसकी दोस्त भी वहां पे रहती है, मानामी। और जो मानामी रहती है, वो दोनों जो रहते हैं वो दोनों मिलते हैं और खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पे उनका बॉस आता है और कहता है, हे अगली बार से ध्यान देना, आज तुम लेट हो पर कोई बात नहीं, वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो आज आजुमा, और अगर तुम अगर थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मेरी एज की होती है, फिर मैं तुम्हारे एज का होता तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं तुम्हारे साथ आज कर ही डालता। पर जो आजुमा रहती है वो कहती है, हे ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, तुम्हें पता नहीं क्या चीफ? तो जो उसका चीफ रहता है यानी बॉस, वो कहता है, अरे मुझे माफ कर देना। जिसके बाद वो लोग कहते हैं, चलो काम करो जाके। और फिर जो रहती है आजुमा, वो सोच रही होती है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं 20 साल की हो गई हूँ, सेकंड ईयर में आ गई हूँ, क्या ये मेरा वही साल है जब मैं बहुत ज्यादा फेमस होने वाली हूँ? क्या मुझे मैसेज करना चाहिए जुजी का सान को? अब मैं क्या करूँ? पर वो मैसेज कर ही रही होती है कुछ, पीछे से उसकी दोस्त आ जाती है मानामी और वो कहती है, हे तुमने अच्छा काम करा। और जो रहती है आजुमा, वो भी कहती है, हाँ तुमने अच्छा काम करा मानामी। और मानामी जो रहती है वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो जो रहती है मानामी, उसको देख रही है आजुमा, कहती है, हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो मानामी कहती है, मुझे किसी को जान से मारना है। तो जो रहती है मानामी, उसकी बात सुन के आजुमा कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? तो मानामी बताती है, ये जो हमारा मैनेजर है, ये इसको मारना चाहती हूँ मैं। तो जो रहती है आजुमा, वो कहती है, हाँ क्या उसको मारना चाहती हो? हाँ मैं मानती हूँ वो कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है हमारे साथ, पर वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है दिल से, वो ऐसा उसको क्यों मारना चाहती हो तुम? तो जो रहती है मानामी, वो कहती है, चिज़ुरू तुम्हें कुछ नहीं पता उसकी असलियत। जब मैं आज से 6 महीने पहले यहाँ पे आई थी, मैं तुम्हारी तरह ही काम करती थी और यहाँ पे बस काम करना शुरू ही किया था। मैं एक दिन लेट हो गई और मैं घर लेट जा ही रही थी थक के, तभी मेरे सर पे किसी ने वार करा और फिर हमें दिखाया जाता प्रेजेंट सीन, जहाँ पे वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो अपने आप को जंजीरों से बंधा पाती है। और जो उसका मैनेजर रहता है वो उसके हाथ में कुछ इंजेक्शन दे रहा होता है और वो इंजेक्शन जब दे देता है वो, और फिर वो उस इंजेक्शन को देने के बाद कहता है, ये है एक स्टिमुलेंट। हाँ, और स्टिमुलेंट बोले तो सिंपल सी भाषा में ड्रग्स। और जो रहता है मैनेजर, वो बताता है ये जो ड्रग्स हैं ये 3 टाइम है, ये किसी नॉर्मल ड्रग्स से मतलब 3 टाइम्स हैं। तो जो रहती है मीनामी की बॉडी, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब हरकतें करने लग जाती है और उसकी बॉडी उसकी बात मानने से भी मना कर देती है। जिसके बाद जो रहता है उसका मैनेजर, वो अपने ही काम पे लग जाता है, देख लो अब तुम क्या ही काम करेगा, वो बहुत हरामी है। और फिर काम पे लग जाता है बहुत ही जोरों शोरों से, और काम करने के बाद उसके मुंह पे बहुत कुछ डाल भी देता है और कहता है, अगर तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा चाहिए और चाहिए तो दोबारा आ जाना, और हाँ अगर तुम पुलिस को बताओगी तो इसका कोई फायदा नहीं है, समझ गई ना तुम? जहाँ पे जो मीनामी रहती है वो सोच रही होती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी, पर जब वो रात को घर पहुंचती है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मुझे ये ड्रग्स और चाहिए। और फिर वो अगले दिन जाके मैनेजर से और ड्रग्स मांगती है, जिसके बाद मैनेजर उसको ड्रग्स देने के लिए बोल देता है और फिर वो ड्रग्स के बदले उसके साथ गलत काम करता है, बार बार करता है। और जो रहती है मीनामी, वो सोचती है और कहती है कि अब मैं एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी हूँ, एक डैमेज गुड बन चुकी हूँ, यानी कि डैमेज सामान बन चुकी हूँ और मेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मैं उसको मारना चाहती हूँ जान से। जिसपे जो आजुमा रहती है वो कहती है, मैं कुछ करूंगी। फिर वो रोड पे अकेले चलते हुए सोच रही होती है आखिरकार मैं करूंगी क्या। और वो घर पहुंच के जुजी का सान को मैसेज करती है कि मुझे किसी को जान से मारना है, जो हमारा मैनेजर है वो ऐसा ऐसा करता है, बहुत हरामी है। और फिर उसके मन में दोबारा से ख्याल आता है कि अगर उरुमा यहाँ पे होता तो वो कुछ कर सकता था, पर फिर वो सोचती है आखिरकार मैं उरुमा को यहाँ पे क्यों ला रही हूँ बीच में। फिर जो रहता है जुजी का सान का मैसेज उसको आ जाता है और उसमें लिखा होता है आ जाना इस लोकेशन पे। जिसके बाद ये वाली वीडियो होती है खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
तो चैप्टर 91 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चिरुरू और जो उसकी दोस्त रहती है मानामी, वो दोनों साथ में निकल जाते हैं जुजिका के पास। और वो जब जा रहे होते हैं तो स्ट्रीट जो रहता है जहाँ पे जुजिका के पास जाने का रास्ता है वो बड़ा अजीब सा रहता है। वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब से लोग रहते हैं। फिर उसके बाद वो एक बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं जो बहुत ज्यादा अजीब बिल्डिंग रहती है। वो दोनों भी सोच रहे होते हैं कैसी बिल्डिंग है। जिसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो पहले दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही होती है, हे बस थोड़ा और बहुत मजा आएगा। और वो जो रहते हैं जब वो वहां जाते हैं फिर वो अंदर पहुंच के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे। जहाँ पे जाने के बाद वहां पे एक लड़की बैठी रहती है जो कहती है, मेरा नाम है कवाना मिमी और आप दोनों कौन हैं और आपको कौन सी बीमारी हुई है, आप यहाँ से मेरे से ले लीजिए अपॉइंटमेंट और जाके अंदर बात कर सकते हैं। तो जिसके बाद जो रहती है कवाना, उससे वो लोग पूछ लेते हैं चीजें सारी और वो क्या बता देती है कि अगर आपको उससे मिलना है तो आप चले जाइए 5th फ्लोर पे, वहाँ पे मिलेंगे। जिसके बाद वो दोनों 5th फ्लोर पे पहुंचने लग जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं, जल्दी जल्दी उंगली काटो उसकी, हे मैं तुम्हें अच्छे से सर्व करूंगी हैंडसम, बस तुझे मुझे 1000 येन पे करने पड़ेंगे। और ऐसी आवाजें आ रही होती हैं। जिसके बाद वो जो दोनों रहती हैं वो पहुंच भी जाती हैं उस जगह पे और कवाना से जो पूछती हैं सारी चीजें दोबारा से। तो कवाना कहती है, मेरा नाम कवाना है और जुजिका सान से आपको मिलना है तो वो अंदर होंगे, जाके अंदर देख लीजिए। जिसके बाद वो अंदर चली जाती हैं और वहाँ पे कितामी बैठा रहता है। कितामी पूछता है, हम ही हैं जुजिकास और बताओ क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, और हम सारी की सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो हाँ, अगर हमारे काम करने के बाद तुम्हें किसी भी तरीके का खतरा होता है, जैसे कि तुम्हारी जान का खतरा, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा और ठीक है ना। जिस पे वो दोनों जो रहते हैं वो दोनों हाँ कर देते हैं और दोनों का साइन लेने के बाद ही जुजिका यानी कि कितामी कह देता है, ठीक है हमारी फीस पे कर देना, हम सारा का सारा काम कर देंगे। जिस पे जो रहती है अजुमा, वो पूछती है कि आप खुद उसे मारने वाले हैं क्या। तो कहता है कितामी, अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस तुम ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे बिचौलिया हूँ और मैं बीच का काम कर रहा हूँ। हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो ये सारे काम करते हैं और हाँ, हम एक ट्रू प्रोफेशनल लोग हैं भाई, तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको जान से मार देंगे, इस चीज़ की गारंटी हम लेते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद आजुमा और उसकी दोस्त चले जाते हैं वहाँ से और उसकी दोस्त कहती है, उन्होंने कहा बस हमें वेट करना है और ये जगह बहुत अजीब है। जिसके बाद जो कानामे रहती है, कानामे नहीं है इसका नाम कवाना है। कवाना पहुंच जाती है शुन के पास और हाँ, यहाँ पे शुन फिर से आ चुका है रिटर्न। जो शुन रहता है उसको देखती है कवाना और देखती है तो शुन भी भाई हैंडसम हो चुका है, कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुका है। जिसके बाद जो रहती है अजुमा, वो जाती है घर और घर जाते जाते वो सोच रही होती है कितामी की बात कि वो मार डालेगा उसे। एक्चुअली वो कैसे मारेगा, क्या वो सच में सही कह रहा था? मुझे नहीं लगता, उसकी बातें कल उसने जो कही वो मुझे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लग रही उन बातों में, मैं क्या करूं। पर फिर जिसके बाद वो जो रहती है वो चली जाती है अपने घर और सोच रही होती है काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और मैं क्या करूं। पर वो मैनेजर, और तभी जब वो मैनेजर बोलती है कोई और भी उसके घर के अंदर आता है और वो रहता है उसका मैनेजर। वो आते साथ ही आजुमा के कंधे पे हाथ रखता है और उसको ज़मीन पे फेंक देता है और कहता है, हाँ मज़ा आएगा, हाँ बिल्कुल। और जो रहती है आजुमा, वो कहती है, क्या मैनेजर? तो मैनेजर कहता है, मैंने तुम दोनों को देखा था और तुम दोनों के दोनों कुछ तो बातें कर रहे थे, पर अगले 3 घंटे तक तुम्हारे घर पे यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मजे कर सकता हूँ। और ये सारी गलती मानामी की है, उसने तुम्हारे से जो भी बातें करी वो सारी चीज़ें मैंने सुन ली और इसलिए तुम्हें पनिश करने की ज़रूरत है। ये सारे के सारी फॉल्ट मानामी का है, अगर वो तुम्हें कुछ ना कहती तो अच्छा रहता। और ये बड़ा वाला इंजेक्शन में यूज़ करूँगा, ये एक स्पेशल इंजेक्शन है, तो ये लो। तो उसके बाद जो रहती है आजुमा, वो सोच रही होती है अब तो मैं गई। पर तभी उसके जो रहता है गला, मतलब मैनेजर का, उसके ऊपर एक हुक आता है और मैनेजर का इंजेक्शन छूट जाता है। एक बंदा आके उसको पकड़ लेता है उसी हुक के साथ और कहता है, चल अब तेरा खेल खत्म होता है। और आजुमा सोच रही होती है ये कौन है, पर जो बंदा रहता है वो थोड़ा झटपटा रहा होता है, यानी कि मैनेजर। और जब जो बंदा रहता है जो उठाता है मैनेजर को, वो मैनेजर को उठाने का टाइम उसका मास्क गिर जाता है मुँह से, और जब उसका मास्क गिरता है तो हमें वही पता चल जाता है कि ये शुन ही है और थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है आजुमा को भी कि ये शुन है। जिसके बाद किताबी आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम तो वही लड़की हो ना जो हमें मिली थी कल। अरे हाँ देखो, हमने तुम्हारा काम कर दिया है और ये बंदा अब गायब हो जाएगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसपे आजुमा कहती है, कितामी सान
जिसके बाद जो कितामी रहता है वो शुन को लेके चला जाता है वैन के अंदर और कहते हैं वो दोनों कि हम इस बंदे को संभाल लेंगे, तुम अब जा सकती हो। जिसके बाद जो आजुमा रहती है वो सोच रही होती है क्या ये बंदा उरुमा ही था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे को बांध दिया जाता है चेयर से और फिर आजुमा नहीं कितामी आता है और कहता है हे गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है तू। और वो जो बंदा रहता है वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे और तुम लोग कौन हो। तो शुन और साथ में कितामी बोलता है हम लोग जुजिका हैं और हमें एक रिक्वेस्ट आई थी तुझे मारने की, एक हरामजादे आदमी को मारने की। तो बंदा कहता है क्या मारने की, और फिर अपने ही स्टाइल में आ जाता है शुन और कहता है इसका नाम है नागाई आसुका, 48 ईयर ओल्ड का एक सिंगल मेल वाकू वाकू बर्गर से इसने कई सारी लड़कियों को ड्रग्स देके उनका रेप करा है और अब इसके पास खाली 3 मिनट बचते हैं, ये 3 मिनट में जो भी कहना चाहता है कह सकता है। जिस पे वो बंदा चिल्लाने लगता है, कहता तुम्हारा क्या मतलब है, ऐसा सब क्या, प्लीज मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। जिस पे कितामी कहता है मैं किसी ऐसे बंदे को तो नहीं छोड़ सकता पर हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। और शुन रहता है जो कहता है कि 30 सेकंड बीत चुके हैं, जल्दी जल्दी बोलो जो तुम बोलना चाहते हो। तो वो बंदा कहता है मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। पर तभी कितामी कहता है हे मैंने कहा मैं लोगों को नहीं छोड़ता जो बुरे होते हैं और तू बुरा है, मुझे सारी की सारी बीमारियों का इलाज ढूंढना पड़ता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और 1 मिनट बचा है, जो भी तू जल्दी जल्दी बोल रहा है जल्दी जल्दी बोल। तो जो रहता है वो आदमी वो कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। पर जो कितामी रहता है वो कहता है कि चल फिर तेरे लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उन सारी गर्ल्स में से जिन्होंने तेरा मतलब जिनका तूने रेप करा उसमें से कौन सी लड़की होगी जिसने तेरे खिलाफ ये कंप्लेन करी है, अगर तूने सही सही गैस करा तो पक्का हम तुझे जाने देंगे। और जिस पे जो रहता है वो बंदा वो बोलने ही वाला होता है कुछ और सोच में होता है किसने करा होगा, पर तभी शुन उसका गला काट देता है और डिंग डिंग कर देता है उसका। जिसके बाद उस बंदे का खेल खत्म हो जाता है और कितामी सिगरेट फूकते हुए बोलता है अरे यार ये तो थोड़ा सा लेट हो गया। और शुन हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था और बहुत ज़्यादा अच्छे से उसने काम करा। जिसके बाद सारा का सारा खून फैल जाता है ज़मीन पे और कवाना चिल्ला रही होती है कि हे ये सारे के सारे काम मुझे क्यों करने पड़ते हैं, मैंने बोला था ना तुम दोनों से कि खून मत गिराना ज़मीन पे, तुम दोनों को मैं बहुत ज़्यादा मार डालूंगी बता रही हूँ। और आखिरकार मुझे ये सब साफ क्यों करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे खाली चीज़ें साफ सफाई में अटक चुकी हूँ, भागो यहाँ से तुम्हें मैं मार डालूंगी। और ऐसा बोल रही होती है वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला गया। जिसपे कितामी आता है और दोनों मतलब कितामी सिगरेट फूक रहा होता है, शुन ब्रेड खा रहा होता है और कितामी कहता है हमेशा की तरह एकदम अच्छा सा काम करा तुमने, तुम किडनैपिंग से लेके किलिंग तक एक भी ऐसा कोई काम नहीं जो तुम अच्छे से ना कर सकते हो, तुम सारी की सारी चीज़ में एकदम मास्टर हो। मुझे तो ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है कि तुम यहाँ पे आने से पहले क्या करते होगे और क्या क्या होगा जब तुम्हारा जो ये एमनेसिया नाम की बीमारी है ये ठीक होगी तब। और एमनेसिया बोले तो इसकी याददाश्त चली गई, ये सिंपल शब्दों में बता दो तुम्हें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाकू वाकू बर्गर्स पे एक नया मैनेजर आ जाता है और आजुमा की दोस्त मानामी वो उसके ऊपर से नजरें नहीं हटा पा रही होती है और कहती है क्या है हैंडसम बंदा, वाह मज़ा आ जाएगा, इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी है और ऐसा सब बोल रहे होते हैं और उनकी नॉर्मल सी बात चल रही होती है। पर आजुमा जो रहती है वो सोच रही होती है जिस बंदे ने मुझे कल बचाया वो उरुमा ही था, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उससे एक और बार मिलना पड़ेगा। जिसके बाद वो फिर से पहुंच जाती है जुजिका सान के पास और पूछती है वो जो बंदा जो है मुझे उससे मिलना है। तो कवाना पूछती है कौन सा बंदा, तो जो रहती है आजुमा वो कहती है काले हवाले वाला बंदा। तो जो कितामी रहता है वो कहता है अच्छा शुन की बात कर रही हो क्या। तो जो रहती है आजुमा वो कहती है कितामी सान। तो कितामी कहता है हमें ऐसा सब मत बोला करो और हाँ तुम हमारे एसोसिएशन से दूर रहो क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हाँ तुम हमसे दूर रहे बहुत ज़्यादा, हमारे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो जिस पे आजुमा रहती है वो क्या, पर पीछे से शुन आ जाता है और कहता है मैं लंच ले आया हूँ। और कितामी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, पर शुन जो रहता है वो गिर जाता है टक्कर मतलब कहीं से ठोकर खा के और सारा लंच बिखर जाता है और सब चिल्लाते हैं क्या हमारा लंच, आखिरकार शुनकुन तुम क्या कर रहे हो, वो मेरा बीफ का कटोरा वो गिर गया। और शुन हमेशा की तरह सर के पीछे हाथ रख के बोलता है सॉरी, पर इस बार उसकी जो शक्ल थी उस पर बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं थे, यानी कि 0 इमोशंस के साथ बोल रहा होता है वो। तो पहले जब था शुन पहले वो बोलता था एकदम अच्छे से, बिल्कुल कैसे बताऊं तुम्हें, बहुत बढ़िया तरीके से बोलता था। पर फिर जो कवाना रहती है मतलब आजुमा वो रोने लग जाती है और कहती है मुझे पता था तुम ही हो उरुमा कुन, मुझे पता था, मैं आजुमा चिज़ारू, तुम्हें याद नहीं है क्या, हम दोनों सेम हाई स्कूल में थे, मैं तुम्हारा बहुत समय से वेट कर रही थी, मुझे पता था तुम हो। पर शुन जो रहता है वह कैजुअली बोल देता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं मेरी याददाश्त चली गई है।
और जो रहता है आजुमा वो सोच रही होती है कि क्या ये क्या हो रहा है। और जो अजूमा रहती है बोलती है तुम्हें पता नहीं, हम लोग कल्चर फेस्टिवल में भी थे और फिर हम एक बार एक होटल में भी मिले थे। वर्षुन फिर से बोलता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे बताया ना, मुझे भूल जाने की बीमारी हो चुकी है और मुझे पिछली याददाश्त कुछ भी याद नहीं है। जिस पे अजूमा कहती है क्या ये एकदम आराम से, इतनी आराम से ये सारी चीज़ें भूल गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद अजूमा जो रहती है वो चली जाती है बाहर और वो जो रहती है अजूमा वो रोते हुए चली जाती है। जिसके बाद जो कवाना रहती है वो कहती है तुमने उसको लड़की को रुला दिया और इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली है। जिसके बाद जो शुन रहता है वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। और फिर देखो शुन ऐसे टिक करके कवाना के बाउल में से उठाता है सामान और खा जाता है। और कवाना चिल्लाती है हे तुम मेरा क्यों खा रहे हो। और शुन जो रहता है वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद जो रहता है कितामी वो बात कर रहा होता है अजूमा से कि अच्छा तो तुम्हें जो सारी चीज़ याद है उसका नाम तुम्हें भी याद है और मैं तुम्हें बता दूं उसे जो बीमारी है यानी कि शुन को, उसको उसके नाम के अलावा और कुछ घंटा याद नहीं है, तुम समझ सकती हो ये बात। जिसके बाद जो अजूमा रहती है वो एक पर्चा देती है शुन को जिस पे लिखा रहता है जिबे डोरी चान, और ये वही वाला कीचेन है जो शुन ने वापस कर दिया था अजूमा को। और इसी के बाद शुन का बैड लक शुरू हो गया था। जिसके बाद शुन को कुछ तो याद आता है पर वो अजूमा बोल के शांत हो जाता है और फिर उन अपने जो बोर्ड रहता है वो लगा देते हैं नो एंट्री का कि अब यहाँ पे एंट्री नहीं है। जिसके बाद कितामी को दिखाया जाता है जो बहुत सारे पोस्टर्स लेके बैठा होता है जहाँ पे उसने देख लिया होता है शुन की सच्चाई, यानी कि तुम समझ सकते हो कि शुन जो है उसके बारे में किसको नहीं पता होगा कि उसने इतने सारे लोगों को मार डाला। और शुन की बात तो पता रहती है इसको भी। फिर हमें दिखाया जाता है जो कितामी रहता है वो किसी बंदे को निपटा रहा होता है, एक मतलब लगभग 6 महीने पहले और आधा साल पहले कह लो, यानी कि शुन से 6 महीने पहले ही मिला था। शुन एक बंदे को निपटाता है और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच जाके उसका काम तमाम करने की सोच रहा होता है। पर वो सोच रहा होता है कि मैं करूँ क्या। पर तभी जो रहता है कितामी वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है कि मैं ऐसा लोगों को मारता हूँ और मैं एक नॉर्मल से क्लिनिक चलाता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैंने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करी, मेरी कमर अकड़ चुकी है और इन सब को डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लगता है, ये सारी चीज़ अकेले करना बहुत ज़्यादा कठिन मुश्किल है, मैं क्या कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ पे शुन आता है कहीं से रगड़ते रगड़ते और हाँफ रहा होता है बहुत ज़्यादा और कहता है मैं कहाँ हूँ। तो जो कितामी रहता है वो कहता है ओह तो मैं पकड़ा गया, अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी या फिर इसने कुछ भी कराना तो मैं इसको अभी यहीं पे मार डालूंगा। और वो जो बंदा रहता है वो बंदा भी खत्म हो चुका होता है और पता नहीं क्यों वो थंब दिखा रहा होता अपना। और जो कितामी रहता है वो पीछे एक निडल लेके खड़ा रहता है कि अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी और मुझे इस पर कुछ भी शक हुआ तो मैं इसे तुरंत मार डालूंगा। जिसके बाद जो रहता है कितामी वो देखने लग जाता है शुन को और शुन जो रहता है वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम डिस्पोज तो अच्छे से कर रहे हो पर ऐसे काम नहीं करेगी ये सारी चीज़ें, तुमने वेट्स भी बांधे हैं, रस्सी भी बांधे हैं, पर ये ढंग से काम नहीं करेगी क्योंकि रस्सी थोड़े टाइम में सड़ जाएगी और बॉडी भी सड़ जाएगी, जिस वजह से बॉडी बाहर आ जाएगी निकल के और ऊपर तैरने लग जाएगी। तो इससे बढ़िया तुम्हें एक कांटेदार तार लेके उससे इसको बांधना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा टाइट करके। जैसे जैसे बॉडी सड़ेगी उसमें से मांस के टुकड़े बाहर निकलेंगे और सारे का सारे मांस को खा जाएंगी मछलियाँ, और जो इसकी बॉडी है वो तारों से लिपटी होगी जिस वजह से ये कभी बाहर नहीं आ पाएंगी और बस सारी की सारी बात अंदर रहेगी। जिस पर कितामी कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ पर ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों पता है। तो शुन कहता है मुझे नहीं पता, जो भी चीज़ मैं अभी तक जानता हूँ वो इतनी है कि मेरा नाम उरुमा शुन है। जिसके बाद शुन बेहोश हो जाता है और फिर कितामी उसको उठा के अपने हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ जाके उसका इलाज करता है और इलाज करने के बाद उसे बताता है कि मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाई है, हम लोग जूजिका हैं और मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए हमने जूजिका नाम रख दिया है, रेड क्रॉस ऐसा वैसा सारी बातें वो कर रहे होते हैं। और जो शुन रहता है उसके फिर वो लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं और शुन की बॉडी भी देखते हैं, वो लोग किसकी बॉडी में इतने सारे क्रॉसेस क्यों हैं। जो शुन रहता है उसकी बॉडी की क्रॉसेस देख के सारे लोग हैरान भी होते हैं कि आखिरकार इतने सारे स्पॉट्स के साथ, इतने सारे क्रॉसेस के साथ, कट्स के साथ कोई इंसान जिंदा भी कैसे रह सकता है। पर जिसके बाद वो लोग जो रहते हैं उसका ये ट्रीटमेंट कर देते हैं और फिर इनके पास एक और नया ट्रीटमेंट के लिए आ जाता है बंदा, यानी कि एक और नया पेशेंट आ जाता है जो किसी को मरवाना चाहता होगा जान से। इसके बाद मैं तुम्हें एकदम सिंपल डिटेल्स में बताते जाऊंगा, बस तुम सुनते जाओ। ये जो बंदा है ये 17 साल का है, इसका नाम है तैताकुन और ये एक हाई स्कूलर है। ये आके बताता है कि भैया मेरे पास एक तगड़ी सी रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं किसी को जान से मारना चाहता हूँ, मैं अपने दादाजी को जान से मारना चाहता हूँ। तो इस पर जो रहता है कितामी को कहता है अच्छा तो तुम क्यों
क्यों मारना चाहते हो। और जो रहता है किरामी वो उससे डिटेल्स मांगता है, तो बताने लग जाता है तथा कि जब मैं छोटा था तो मेरे जो माता पिता थे वो मर गए थे, मेरे ग्रैंड भाई मुझे बड़ा करते आए हैं, और उसके दादाजी जो है वो उसको हमेशा ब्रेड क्रस्ट रस्क के खिलाते थे, पर उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो एक हाई स्कूलर है इसलिए उसको ये सारी चीजें खाना शोभा नहीं देता। पर उसके दादाजी उससे बोल देते हैं कि जा बेटा तू जाके रख दे दादी के सामने, वो खाएंगी। और वो बताता है ऐसे एक्सप्लेन करते हुए कि हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, हमारे पास पैसा नहीं था, पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था दादाजी के साथ रहते हुए। पर एक दिन अचानक से दादाजी अजीब सा बिहेव करने लग गए, और उसके दादाजी उसको एक गेमिंग पीसी गिफ्ट में देने के लिए लाते हैं, पर वो जो पीसी रहता है वो कोई गेमिंग पीसी नहीं रहता, उसके दादाजी को कोई ठग लेता है। और वो देखता है दादाजी की तरफ और कहता है बहुत पुराना है तो दादाजी ये थिंग, ये चीज। और उसके दादाजी कहते हैं अरे ये तुम्हें पता है मेरे कंप्यूटर क्लास का एक दोस्त है, उसने मेरे को ये सस्ते में बेच दिया, वरना इस चीज को खरीदने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 5 लाख येन होने चाहिए, क्यों है ना। और जिसको सोच के जो रहता है वो कहता है क्या ग्रैम्प्स आप स्कैम हो चुके हैं, आपके साथ स्कैम हो गया है, वो ऐसा सोच रहा होता है। पर दादाजी की हंसती शक्ल देख के वो कहता है थैंक यू ग्रैम्प्स। और जिसके बाद उसके दादाजी का बिहेवियर बहुत ज्यादा वियर्ड होना शुरू हो जाता है और चेंज होता रहता है। वो अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, सेल्फ रिवोल्यूशन जरूरी है, और यहाँ तक कि तैता को भी नहीं पता ये सारी चीजें क्या हैं। जिसके बाद जो रहती है तैता वो बताता है कि मेरे दादाजी की पेंशन भी खत्म हो चुकी थी, यानी कि उसके दादाजी की जो पेंशन आती थी वो भी खत्म हो चुकी थी, और इस वजह से उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ चुका था। और जो उसके दादाजी की तबीयत भी बड़ी अजीब सी हो गई थी, और इस वजह से लोग भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, मुझे बहुत ज्यादा बुली भी करा जाता था स्कूल में। और फिर दिखाया जाता है तथा ये सारी की सारी चीजें बुली सारी चीजें सह के घर आता है, तो देखता है कि उसके दादाजी उसके पड़ोसी के घर के बाहर जाके उससे कह रहे होते हैं मुझे थोड़े पैसे दे दो और इसमें खाना दे दो, अरे अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा, अरे यार तुम हमारे पड़ोसी हो, थोड़ा सा तो दे ही सकते हो। और जो रहता है तथा वो कहता है बस ये सारी चीजें रोक दीजिए, ये सारी की सारी आपकी गलती है कि मैं आपके लिए चिंतित हूँ, आप ये सारी चीजें करते रहते हैं, अगर हमारे पास पैसे होते, कपड़े होते, तो मेरे स्कूल में दोस्त होते, मेरे स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप वो जो कंप्यूटर भी खरीद के लाए थे आपके दोस्त थे वो भी आपके साथ स्कैम हुआ है, आप उस बंदे को अपनी लाइफ से काट दीजिए प्लीज। और वो ऐसा बोलता है तो उसके दादाजी उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं उसके बारे में कोई भी बुरी बात मत करना मेरे सामने। जिसके बाद जो तैता रहता है वो घर आके बैठ जाता है बाथरूम में और रो रहा होता है और कहता है ग्रैम्प्स को ये क्या हो गया है। पर उसके थोड़े दिनों बाद वही बंदा जिसने बेचा होता है कंप्यूटर उसके दादाजी को, वो आता है घर पे और कहता है कि ये जो ब्रेड क्रस्ट रस्क है ये तुम्हें अपने मतलब गेस्ट्स को नहीं खिलाना चाहिए, बहुत ज्यादा बेकार टेस्ट है इसका, पर जो भी कहो ये ठीक ठाक है, तुम मुझे खिला तो रहे हो। और मैं बता दूं ये जो बंदा है ये भी रिवोल्यूशन क्लब का ही पार्ट है, और इसका नाम है रिंग लीडर। जो ये जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा हरामी है और इसका नाम गोंदा है। तो जो गोंदा है ये बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि तेरे दादाजी ने मेरे से बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है, और दादाजी तेरे कमजोर हैं तो ये तो बना नहीं सकते इतना ज्यादा पैसा अपनी बॉडी के साथ, तो तू बनाएगा मेरे लिए पैसा, और या फिर मैं तेरे दादाजी को पुलिस को दे दूंगा। और इसके दादाजी भी बिल्कुल बेरहमों की तरह बोल देते हैं अपना बेस्ट देना था। और तैता भी जो रहता है वो पुलिस के डर के मारे कुछ नहीं करता और उसके साथ काम करने लग जाता है। पर थोड़े दिनों बाद जो रहता है तैता उसको बहुत ज्यादा पीटना शुरू कर देता है गोंदा, और गोंदा बहुत बुरी तरीके से भी मारता है उसको, कई बार उसका मार मार के खून भी निकाल देता है। और तैता बता रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा सहना पड़ा इन सारी चीजों की वजह से, बस उसने मुझे मारा और मेरे से पैसे निकाले, मैं अकेला था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मेरी पूरी बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, महीनों के बाद मैं बहुत ज्यादा पतला हो गया, मैंने अपनी स्लीव्स मतलब अपनी फुल स्लीव्स की शर्ट को गर्मियों में भी पहनना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे कट्स मेरे सारे के सारे दाग लोगों को दिख जाते हैं। और जिसके बाद जो तैता रहता है जब भी उसको देखता है गोंदा उसको बहुत मारने लग जाता है, बार बार मारता है। और फिर एक दिन जब तैता नहा रहा होता है तो गोंदा उसके घर में घुस जाता है और कहता है कि अगर तू मेरी शिट को लगा के नहाएगा तो तेरी बॉडी को बहुत मजा आएगा, और ये ले मेरी शिट और इससे नहा, अपनी बॉडी को नहा, और अगर तूने इस शिट से नहीं नहाया तो तू बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटने वाला है, चल नहा इससे। और जो रहता है तैता वो डर के मारे उस बॉडी उसको लगाने लग जाता है, पर जो रहता है गोंदा उसे जबरदस्ती खिलाने भी लगता है अपनी शिट, और जिस वजह से तैता को उल्टी आ जाती है और वो उल्टी भी कर देता है, मुझे भी आ रही है। तो जो तैता रहता है उसकी बात सुनता है, जब ये सारी की सारी चीजें देखता है गोंदा उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि क्या बे तू मेरी शीट नहीं खाएगा, ये ले मर जा, ये ले हाँ ये ले।
और बहुत मारता है तेता को। जिसके बाद जो उसके दादाजी रहते हैं वो देख लेते हैं कि मेरे पोते के साथ ऐसा सब हो रहा है, तो वो दौड़ पड़ते हैं गोंदा की तरफ कि तू क्या कर रहा है मेरे पोते के साथ। तभी जो वो गोंदा रहता है वो भगा देता है उसके दादाजी को, फेंक देता है जमीन पे और उसके दादाजी की नाक से खून आने लग जाता है। जिसके बाद तेता कहता है कि क्या दादाजी, रुक जाइए दादाजी, क्या हो गया आपको। और उसके दादाजी जो रहते हैं वो गिरे पड़े रहते हैं, उनकी नाक से खून आ रहा होता है, उन्होंने मूत भी दिया होता है। और गोंदा रहता है वो कहता है डिस्कस्टिंग, शायद मैंने इस बंदे को मार दिया हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। पर उसके दादाजी मरे नहीं होते और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ब्रेड क्रस्ट रस्क बनाऊंगा। और जो उसके दादाजी रहते हैं उसने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर दी होती है अपने पोते की, सच में ही, और बहुत ही बेकार सीन हो गए होते हैं उसके साथ। और वो अभी रो के बोल रहा होता है प्लीज़ मार डालो उसे। जिसके बाद वो लोग उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और ठीक है हम मार डालेंगे। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है गोंदा को जो कि एक लड़की के घर में घुस जाता है और उसकी माँ को एक मारता है और कहता है चल बे हराम की कुतिया, तू क्या कर रही है, ये तेरी जो ओल्ड वुमेन है इसने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे उधार ले रखे हैं, तो तुझे मेरे पैसे चुकाने चाहिए। और फिर वो फिर से एक अपने डिब्बा निकालता है और कहता है ये मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ उस औरत की लड़की से, ये तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ और इसे खाओ। और उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और मैं सच बताऊँ तो ये एक सूखी हुई शीट है उसकी। अब शीट का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। और हाँ, वो बोलता है कि ये तुम्हें खाना पड़ेगा और उसे ज़बरदस्ती मुंह में घुसेड़ देता है और खिला देता है। जिसके बाद जो रहता है गोंदा वो वहाँ से पैसे भी लेके आ जाता है और कहता है कितने बेकार लोग हैं, इससे तो आज रात का भी खर्चा नहीं चल पाएगा मेरे, अब अगला मैं किसके घर पे जाऊँ पैसे लूटने। पर तभी पीछे से शून आता है, उस बंदे के मुंह पे दो रखता है और उठा के ले जाता है और ले जाने के बाद उसे उल्टा टांगता है। उसको टांगने के बाद बोलता है कि ये उठ चुका है फाइनली। और फिर से वो अपने स्टाइल में ही उसके बारे में डिटेल्स भी देता है और कहता है कि अब जजमेंट शुरू होता है। जिसके बाद वो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का अंडरवेयर भी लाए होते हैं और वो स्पेशल टाइप का जो अंडरवेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है। जहाँ पे जो रहता है गोंदा वो चिल्ला रहा होता है मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, जो भी चीज़ें मैंने लोगों को बेची वो मेरे लिए कीमती थी, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों की इतनी कीमत लगाई और तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। और कितामी बोलता है कि हाँ तूने एक कंप्यूटर बेचा वो भी 50,000 येन का, तुझे लगता है वो सच में उस तरह का था? बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए अब तेरे साथ होगा जजमेंट, तूने अपने विक्टिम्स को शीट खिलाने पे मजबूर करा। और सच बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही गंदा था। जिसके बाद जो कितामी रहता है वो उसके पीछे कुछ करता है और जिसके बाद शुन एक स्पेशल टाइप का अंडरवेयर लेके आता है और उसको पहना देता है और उस पर से एक मास्क जुड़ा होता है जो कि जाता है सीधा गोंदा के मुंह पे। और जिसके बाद उसके मुंह पे वो जो मास्क लगा देते हैं, तो सिंपल सा बताऊं जब गोंदा सांस लेगा तो उसकी शीट उसके मुंह में ही भर जाएगी, सिंपल सा बता देता हूँ। और सच में ऐसा ही होने लग जाता है। जिसके बाद जो गोंदा रहता है वो अपनी शीट नहीं खाना चाहता, इसलिए वो सांस लेने से मना कर देता है और वो सांस नहीं ले रहा होता, जिस वजह से उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। और ये है 100वां चैप्टर। हाँ बिल्कुल, और ये लास्ट चैप्टर नहीं है, मतलब इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है। तो जो रहता है गोंदा वो ये सारी चीज़ें सह नहीं पाता और मरने ही वाला होता है और कितामी कह रहा होता है इसे खा ले, खा इसे, खा, ये तेरी ही है जो तू लोगों को खिलाता था, खा इसे। जिसके बाद वो मना कर देता है और कहता है मैं नहीं ले पा रहा सांस, मैं मर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और वो सोच ही रहा होता है मैं क्या करूँ। जिसके बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। और वो मरते टाइम भी चिल्लाता है मैं मर रहा हूँ, क्यों चान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और क्यों का नाम सुनते ही शुन को कुछ याद आता है और वो कहता है क्यों चान। और वो चिल्लाता है क्यों, कौन है क्यों, तूने अभी क्या बोला, कौन है वो क्यों, सुन। और पर उसका खेल खत्म हो जाता है और वो कुछ बोलने लायक नहीं रहता। और शुन अभी भी सोच रहा होता है शिगोकू क्यों, ये है कौन। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़ का सीन जहाँ पे एक कोई बैठा रहता है एंकर और वो बताता है गुड मॉर्निंग सारे के सारे लोग, आज हमारे साथी सहरा के हम अपने सारे के सारे पियोनियर्स के साथ हम एक इंटरव्यू लेने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट का, जो कि अपने साथ 1 लाख मेंबर्स को जोड़ चुके हैं, रिवोल्यूशन क्लब के टॉप के बंदे, और ये बहुत ज़्यादा अभी यंग भी हैं और साथ में बहुत ज़्यादा फेमस भी। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ इस सोशल एक्टिविस्ट से जिनका नाम है शिगोकू सान। और हाँ, ये वाला वीडियो होता है यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।